हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें हमारा जो टारगेट है वो है मध्य प्रदेश हाई टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023। ये एग्जाम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जाता है और हम आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स स्ट्रीम की तैयारी करा रहे हैं। दोनों ही स्ट्रीम में आपके पास 20 यूनिट्स हैं, चाहे कॉमर्स है या फिर इकोनॉमिक्स है, और इसका कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे ऐप से कीजिए अफेयर्स विद बिजनेस, जहां पर आपको मिलने वाली हैं रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस जिसपे अनलिमिटेड व्यूज हैं। क्लासेस जो हैं आपको मिलेंगी, ये क्वालिफाइड एजुकेटर्स के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है जो कि सीए हैं, नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे, आपको प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, ऐसे नोट्स जिन्हें आप प्रिंट करवा सकते हैं, और ये नोट्स आपको हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। बाइलिंगुअल हमारे नोट्स होते हैं जिससे कि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो भी पढ़ सके और एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी समझ आए। मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, और साथ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन कोर्सेज को भी हमने हमारे ऐप पर लॉन्च कर दिया है। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अफेयर्स विद बिजनेस। सो ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। आज के इस वीडियो में हम अगेन करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू सॉल्व। ये जो आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है वो आपके कॉमर्स में भी है यूनिट नंबर 20 एंड इकोनॉमिक्स में भी है यूनिट 1, 2, 3 के अंदर। सारे वही टॉपिक्स हैं जिसमें आपका मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी आता है, आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आता है, और आपका कोरिलेशन है, रिग्रेशन है। तो कल जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, हमने डेटा कलेक्शन और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, साथ ही साथ हमने जो है सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में मैंने बेसिकली कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर ये टॉपिक के एमसीक्यूज ऐड किए हैं। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक बचेगा तो उसके लिए हम थर्ड लेक्चर भी कंडक्ट कर लेंगे, बट आई गेस 2 लेक्चर सफिशिएंट है एमसीक्यूज के लिए। बाकी धीरे धीरे आपको और भी सब्जेक्ट्स के या और भी पार्ट्स की अगर जरूरत महसूस होगी तो वो सारे लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं बेसिकली आपके पास 2 चीजें हैं, एक होता है कोरिलेशन, एक होता है आपका रिग्रेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, कि कोई भी 2 वेरिएबल्स है उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है। जैसे कि मैं कहूं कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आइसक्रीम की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो उसके प्राइसेस भी बढ़ा देते हैं, है ना। वैसे ही जब ठंडियों की बात करें तो ठंडियों के टाइम पे भाई चीजें गर्म पसंद करते हैं लोग, कॉफी, चाय, है ना, इन सब चीजों की डिमांड बढ़ती है। तो मैंने कोई भी 2 वेरिएबल ले लिए और उनके बीच का कोरिलेशन मैं आपको बता रही हूँ। तो कोरिलेशन सिंपल है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। सिर्फ 2 वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं तो वही सिंपल कोरिलेशन है, और मल्टी कोरिलेशन भी हो सकता है जहां पर आप ज्यादा वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जब आप रिग्रेशन की बात करते हैं तो रिग्रेशन एनालिसिस में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। मतलब अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो ये दोनों वेरिएबल्स आपस में कनेक्टेड होंगे ही होंगे, इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y वेरिएबल गिवन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x वेरिएबल।
y की वेरिएबल फाइंड करने के लिए अगर x वेरिएबल की वैल्यू पता है, या फिर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x वेरिएबल गिवन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y वेरिएबल, x के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने पर अगर y की वैल्यू दी है तो, या रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y वेरिएबल्स, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसा है, जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रेंथ है उसकी, ये बताता है आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ध्यान रखना कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन में डिफरेंस है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, अगर आपको पता है ना कोरिलेशन की वैल्यू -1 टू +1 जाती है, जितना वैल्यू 1 के पास है उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है, और जितना वैल्यू 1 से दूर होती है उतना कोरिलेशन की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती रहती है ना। तो यहां पर कहा गया इफ देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इफ देयर आर very strong correlation between two variables, then the correlation coefficient must be, अगर किसी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेरिएबल्स की कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, क्या उनकी वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, देखो -1 टू +1 रेंज करेगा तो 1 से ज्यादा नहीं जा सकती, क्या उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कोरिलेशन इज नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन पॉजिटिव में भी हो सकता है +1 के पास, और नेगेटिव में भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव को इग्नोर कर दें, है ना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी स्मॉलर देन 0, 0 से कम होना चाहिए इफ द कोरिलेशन इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो 0 से कम होना चाहिए, पॉजिटिव है तो 0 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आइए इसका समझते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। देखो अगर आप बात कर रहे हैं +1 तो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन +1 -1 1 है तो क्या है आपका परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, अब 1 से थोड़ा सा दूर आएंगे आप 0.9 के पास, तो ये है आपका हाई डिग्री कोरिलेशन, 0.9 प्लस में है तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, 0.9 माइनस में है तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, है ना। वेरी फेयरली हाई डिग्री ठीक ठाक है 0.7 से 0.9 के बीच, ये वाला मेजरली नहीं स्टडी करते, हम मॉडरेट स्टडी करते हैं जो 0.25 से 0.75 होता है, लो डिग्री जो 0 से 0.25 होता है, और 0 या फिर नो कोरिलेशन जो 0 के बीच होता है। अब देखो यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से, ये है आपका 0, ये है -1, ये है +1, ये जो -1 वाला पॉइंट है और जो +1 वाला पॉइंट है ये है आपका परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, अब आप इससे थोड़ा सा दूर आएंगे, इतना 0.9, ठीक है, यहाँ पर होगा 0.75 और ये होगा 0.25, वैसे यहाँ पर -0.25, -0.75 और -0.9। तो जब आप यहां से यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाई डिग्री कोरिलेशन, सेम यहाँ पर और सेम यहाँ पर। लेकिन जब आप बात करेंगे 0.7 से +0.9 के बीच तो ये होगा फेयरली हाई डिग्री, थोड़ा सा मतलब और बेहतर, लेकिन 0.7 से 0.25 के बीच में आता है आपका मॉडरेट। यहाँ पर तो 0 के जितने ज्यादा पास होगा उतना आपका कोरिलेशन लो होगा, और जब 0 पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 पे क्या होता है आपका नो कोरिलेशन। ठीक है, तो देखो कोरिलेशन में ना डिग्री से कई ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर करना कि आप यहाँ से टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाएं। मैंने डिटेल में ये क्लासेस में करवाया हुआ है, डिटेल क्लासेस को आप भी एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप से जुड़कर, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। Integration, the equation that describes how the response variable related to the explanatory variable, देखो दो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे निर्भर है कि जब इसमें कुछ चेंज आएगा
इसमें जब हम कुछ चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी इसका एग्जांपल दिया है, अगर कोई प्लांट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड है, वो सन पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है, एयर पे डिपेंड है ना। तो प्लांट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो एक रिग्रेशन इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो कौन सा मॉडल होता है कि एक रिस्पॉन्स वेरिएबल, अगर ये y है, रिस्पॉन्स वेरिएबल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के अकॉर्डिंग कैसा बिहेव करेगा, कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, ये हम किससे सीखते हैं, ये हम सीखते हैं हमारे रिग्रेशन मॉडल से। किससे सीखते हैं, रिग्रेशन मॉडल से। ठीक है, ये देखिए, इसे आप ऐसा भी लिखते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, है ना, इस तरह से लिखते हैं। y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देन आपका ये कोफिशिएंट है, स्लोप की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ये इंटरसेप्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, आपकी रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट, regression modeling is a statistical framework for developing a mathematical equation that describes how। कह रहा है रिग्रेशन मॉडलिंग एक स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन को बताता है, जो कि ये डिस्क्राइब करती है कि क्या अगर एक वेरिएबल का हम चेंज करें, डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम चेंज करें तो उससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करें तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, यही तो हम सीखते हैं, है ना। अब देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि वन एक्सप्लेनेटरी और वन और मोर रिस्पॉन्सेज वेरिएबल्स आर रिलेटेड। एक्सप्लेनेटरी वन है और रिस्पॉन्सेज बहुत सारे हैं, भाई रिस्पॉन्स तो एक ही आएगा ना, डिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज थोड़ी करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करोगे, है ना। सो सेवरल एक्सप्लेनेटरी, सेवरल रिस्पॉन्सेज, बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हैं, नो, रिस्पॉन्स एक ही आएगा, लेकिन वन और उससे ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो प्लांट है ये आपका एक रिस्पॉन्ड देगा, ठीक है, और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये आपका एकमात्र डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपके रिग्रेशन मॉडल को शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में भी दिया है यहाँ पर, ओके, मैं इनका हिंदी ऐड करना भूल गई हूँ, है ना, आई गेस यहाँ पर हिंदी ऐड नहीं हुआ इनका। चलिए, इनका हिंदी ऐड करके फिर मैं आपको इसके आगे का कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो हिंदी में यहाँ पे इसका ऐड कर दूंगी। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, आई फॉरगॉट टू ऐड हिंदी में क्वेश्चंस, लेकिन जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा तो वो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन रिग्रेशन एनालिसिस द वेरिएबल दैट इज बीइंग प्रिडिक्टेड। रिग्रेशन एनालिसिस जिसमें हम वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें आप चेंज करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो इस चेंज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपको पता होता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल को आप क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस में वेरिएबल जिसे प्रिडिक्ट किया जाता है वो कौन सा है, रिस्पॉन्स या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं तो वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, है ना, आर से डिनोट करते हैं। देखो, ये इमेज आपको ध्यान से समझ आएगी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर बन जाता है आपका डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन। सो स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अगर मैं आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूं तो वापस से क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगी तो वापस से क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो ये क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन,
और आर स्क्वायर क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है आपका स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 7. If two variables x and y have a very strong linear relationship, then देखो आपने स्कैटर डायग्राम पढ़े। स्कैटर डायग्राम में क्या होता है कि आप इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, ये लीनियर शो कर रहा है, ये कर्वी लीनियर शो कर रहा है ना। तो दो वेरिएबल्स है x और y, तो x और y के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इससे हमें क्या समझ आता है कि देयर इज एविडेंस दैट x कॉजेज अ चेंज इन y, देयर इज एविडेंस दैट y कॉजेज अ चेंज इन y। या तो x ने कारण बन के y को चेंज किया है या y ने कॉज बन के x को चेंज किया है, या फिर हो सकता है दोनों के बीच में कोई कॉजल रिलेशनशिप है ही नहीं। जब स्कैटर डायग्राम पढ़ते हैं ये हम पढ़ते हैं कोरिलेशन में, और कोरिलेशन में कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.8, द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन रिस्पांस वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट और वेरिएंस क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, कितना ये 0.8 का स्क्वायर कर दो 0.64। अब ध्यान देना, अब डायरेक्ट आंसर यहाँ पे टिक मत कर देना 0.64 को आप लिखेंगे तो ये 64/100 होगा, यानी कि इट्स ऑलरेडी इन परसेंटेज फॉर्म। तो परसेंटेज ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो कितना आएगा 64%, कि टोटल वेरिएंस में से 64 जो है आपकी वेरिएशन है परसेंटेज की फॉर्म में, है ना। इसलिए आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.81, देखो आर स्क्वायर आपका क्या है वेरिएशन कह लो या कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कह लो, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दे रखा है 0.81, रखा 0.1। हमें पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है आर, इसका हमें अंडर रूट करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा ये 0.9। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, तो ये +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, ये दोनों ही तरीके से हो सकता है, +1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज डिस्कवर्ड बाय। देखो जब हम रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि आपके पास है यहाँ पे रैंक कोरिलेशन गिवन बाय स्पेयरमैन 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n स्क्वायर -1। ठीक है, ऐसे ही आता है आपका कॉन्करेंट डेविएशन, और आता है आपका जैसे कार्ल पियर्सन, वो डेविएशन वाला x - x बार y - y बार, फिर √x - x बार का होल स्क्वायर ब्रैकेट y - y बार का होल स्क्वायर, वो हम करते हैं कार्ल पियर्सन में, है ना। तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिस्कवर्ड बाय, किसने दिया था रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो ये दिया था हमें स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पेयरमैन ने, ये होता है इसका फॉर्मूला 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n स्क्वायर -1, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1 - 6 सिग्मा d² n³ -n, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये भी कोई गलती नहीं है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया क्वेश्चन नंबर बी, आपका आंसर करेक्ट है। इफ r + (-1) द टू रिग्रेशन लाइंस आर, अगर जो r है आपका यानी कि जो रिग्रेशन है ये +1 और -1 शो कर रहा है, तो दोनों लाइंस आपस में क्या करेंगी को इंसिडेंट करेंगी, एक दूसरे पे लाई करेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये को इंसिडेंट होता है इसका आंसर। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज द
डैश ऑफ देयर रिग्रेशन कॉफिशिएंट। तो ज्योमेट्रिक मीन का क्या होता है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट बनता है ये। इस तरह से आपको पता होगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स। ये हमने करा था क्लासेस में भी, हमने ये वाले क्वेश्चंस करे हैं जहां पर आपको इन सभी के बारे में पता है ना। तो ये क्या है आपके ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट। देखो क्या लिखा है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट। तो कोरिलेशन कॉफिशिएंट आर, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि दो वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बी एक्स वाई ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट और बी वाई एक्स ये है आपका दूसरा रिग्रेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग। स्कैटर डायग्राम को मेजर करते हैं तो क्या मेजर करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी, अगर आप लीनियर रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं तो इस तरह से शो होता है, ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में शो करेंगे तो इधर से ऐसे होगा। ठीक है, वहीं अगर कर्वी लीनियर होगा तो वो भी शो कर सकते हैं आप इसमें ऐसे। तो इसका मतलब स्कैटर डायग्राम में लीनियर रिलेशनशिप भी शो कर सकते हैं और नॉन लीनियर भी शो करते हैं, जिसे आप कर्वी लीनियर कहते हैं। तो लीनियर भी आ सकता है, कर्वी लीनियर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, विच इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज आइडियल इंडेक्स नंबर। देखो यहाँ पे पहले इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, P01। देखो कितना चेंज आया ड्यू टू प्राइस, क्वांटिटी या फिर टाइम। टाइम बीतने पर कितना चेंज आया, प्राइस में कितना चेंज आया, क्वांटिटी में कितना चेंज आया। जैसे ऐसे कहते थे ना हमारे जो पूर्वज होते थे कि हमारे टाइम पे तो 5 रुपए में इतनी सारी चीजें आ जाती थी। उस टाइम पे 500 रुपए कितना ज्यादा अमाउंट माना जाता था और आज के टाइम पे ये बहुत कम अमाउंट हो गया है। तो ये क्या है, इंडेक्स नंबर चेंज देखते हैं, जैसे कि गेहूं के प्राइसेस पहले कितने थे अब कितने हैं, 10 साल में कितना फर्क पड़ा है, चेंज कितना चेंज आया है, इंडेक्स नंबर इससे हम पता चलते हैं। तो यहाँ पर आपका वेटेड से निकालते हैं, आप अनवेटेड से निकालते हैं, है ना। अब यहाँ पे मेजरली आपको मेथड सीखने हैं कि लेस पेयर मेथड है, पाशे मेथड है, डॉर्बेशन बोले मेथड है, फिशर आइडियल मेथड है, मार्शल एजवर्थ मेथड है और कैली मेथड है। तो देखो आपको पता है कि यहाँ पर अगर आइडियल इंडेक्स नंबर आपसे पूछा है तो वो होता है फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब डिटेल में अगर मैं बताऊं तो देखो लेस पेयर का मेथड होता है, क्या कह रहा है, दिस मेथड वाज डिवाइज्ड बाय लेस पेयर्स इन 1871। इन दिस मेथड द वेट्स यानी कि इंपॉर्टेंस आर डिटरमाइंड बाय क्वांटिटीज इन द बेस। यहाँ पर जो फोकस होता था वो क्वांटिटीज पे होता था, वो भी बेस ईयर की। P0 आपका मतलब बेस ईयर है, P1 मतलब आपका करंट ईयर है। ठीक है, P मतलब प्राइस, Q0 मतलब क्वांटिटी है बेस ईयर की, Q1 का मतलब है क्वांटिटी है करंट पीरियड की। तो सिग्मा लेना है P1 Q0, सिग्मा लेना है अपॉन डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0। देखो P0 Q0, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, किसकी, बेस की। जीरो का मतलब क्या है, बेस, है ना। तो क्वांटिटी यानी कि बेस। पाशे का मेथड है, पाशे का मेथड 1874 में आया था। ये मेथड करंट ईयर पे फोकस करता है, करंट ईयर के बेस, करंट ईयर आर यूज एज बेस ईयर, करंट ईयर को बेस ईयर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पाशे का मॉडल कहता है सिग्मा P1 अपॉन Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर जो क्वांटिटीज ली जा रही है वो करंट ईयर की ली जा रही है। Q1 का मतलब है क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर। तो पाशे ने क्या बोला, पाशे ने करंट ईयर पे फोकस किया है। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका जैसे कि मार्शल एजवर्थ का मेथड आता है। तो इसमें क्या लेता है, बोथ करंट ईयर एंड बेस ईयर प्राइसेस एंड क्वांटिटीज। ये प्राइसेस और क्वांटिटीज करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की कंसिडर करता है। जैसे यहाँ पर देखो Q0 Q1 Q0 Q1 P1 अपॉन P0, तो इसको ओपन कर दिया, P1 Q0 P1 Q1 P0 Q0 P0 Q1 इंटू 100। तो जो मार्शल और एजवर्थ है ये बोथ कंसिडर करते हैं, किसको, बेस ईयर को भी और करंट ईयर को भी, उसके प्राइजेस को भी और उसकी क्वांटिटी को भी। ठीक है, वैसे ही जो वाल्से मेथड है, वाल्से मेथड देखो
ये किसको कंसिडर करता है, ये लेता है आपका स्क्वायर रूट को, ठीक है, ये लेता है स्क्वायर रूट को। फिर जैसे आते हैं आपके डॉर्बिश और बोले मेथड, दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट बेस एज वेल एज करंट पीरियड, बेस एज वेल एज करंट पीरियड, बेस को भी लेता है करंट पीरियड को भी लेता है, और ये एवरेज है लेस्पेयर और पाशे का, लेस्पेयर और पाशे का क्या है, एवरेज है। तो ये रहा लेस्पेयर का, ये है पाशे का डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। अब कैली का इंडेक्स नंबर है, कैली का इंडेक्स नंबर क्या बिलीव करता है कि दैट द रेशियो ऑफ एग्रीगेट्स विद सेलेक्टेड वेट्स नॉट नेसेसरली ऑफ बेस ईयर करंट ईयर, हम सिर्फ कुछ वेट्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि कंफर्म नहीं है कि बेस ईयर से ही हो या करंट ईयर से ही हो। यहाँ पर आप क्या करते हैं, बेस इंडेक्स नंबर को लेते हैं, सिग्मा P1 अपॉन क्यू, सिग्मा P0 अपॉन क्यू इंटू 100, एक ही क्वांटिटी यहाँ पर सेट की जाएगी। और लास्ट आता है आपका फिशर इंडेक्स नंबर, जो कि ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पेयर एंड पाशे का, लेस्पेयर एंड पाशे का ज्योमेट्रिक मीन है तो इसे अंडर रूट में लिखेंगे, लेशे का होता है P1 Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है ये वाला। फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज द, फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर पे जो फिशर का है वो किसका है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पाशे, तो इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पाशे, ठीक है। बाय कंप्यूटिंग अ वेटेड इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स को कंप्यूट करने के लिए करंट पीरियड की क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। करंट पीरियड की क्वांटिटीज किसमें बोला गया था, करंट पीरियड की Q1 ये थी पाशे के मॉडल में, देखो ये वाला करंट ईयर के वेट्स P1 Q1 P0 Q1 है ना। यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड, इंडेक्स नंबर को आप क्या कहते हैं, देखो इंडेक्स नंबर एक इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह काम करता है, ठीक है, इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह काम करता है जो मेजरमेंट में आपको हेल्प करता है। तो ये कोई कांस्टेंट नहीं है, सिंपल पैरामीटर नहीं है, इकोनॉमिक बैरोमीटर है। अ पीरियड ऑफ विच इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड, जिस पीरियड में इंडेक्स नंबर को डिटरमाइन करते हैं, देखो जिसको बेस बनाकर कैलकुलेशन की जाती है उसे बोलते हैं हम जीरो, मतलब जीरो से डिटरमाइन करते हैं, और जिसको हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो होता है आपका करंट पीरियड, जिसे हम 1 से शो करते हैं, ठीक है। सो अ पीरियड फॉर विच इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड, जिसमें डिटरमाइन करना है तो उसे हम क्या कहते हैं, करंट पीरियड, और जिसके आधार पर डिटरमाइन करते हैं उसे क्या कहते हैं, बेस पीरियड। नेक्स्ट अनदर नेम ऑफ कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, देखो कंज्यूमर की जो बकेट लिस्ट है जिसमें उसके सारे गुड्स हैं जो वो डेली स्पेंड करता है अपना मनी, इसको और किस नाम से बुलाया जाता है, इसे हम कहते हैं भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। मतलब रोज हम जीते हैं, रोज हम इतने सारे गुड्स का कंजम्पशन करते हैं, तो उन गुड्स को कंज्यूम करते टाइम हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना खर्चा लग रहा है, ये हमें बताता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैन बी एक्सेस थ्रू, किसी भी मनी में परचेजिंग पावर जो है वो बताता है उस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। देखो सिंपल इंडेक्स, फिशर इंडेक्स या वॉल्यूम इंडेक्स, ये सारे के सारे इंडेक्स मनी के बारे में नहीं बताते, क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, कंपैरिजन को बताते हैं। लेकिन जैसे आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ते हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़ते हो, है ना, तो ये सब इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो कंज्यूमर के बारे में बताएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो होलसेल के बारे में बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट while computing a weighted index the current period quantities are used in the, वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट करने में करंट पीरियड की क्वांटिटीज कहाँ इस्तेमाल की जाती है, अगेन सेम क्वेश्चन है पाशे मेथड का, यहां पर भी पूछा था, आई गेस क्वेश्चन सेम हो गया ना, while computing a weighted index number 16 क्वेश्चन एंड 21, हाँ ठीक क्वेश्चन सेम हो गया, चलो कोई नहीं इग्नोर करते हैं इसको। इफ प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर 125 देन व्हाट इज मींस, यानी कि आपका जो प्राइस इंडेक्स है 125 है, बेस ईयर आपने 100 लिया तो कुल मिला के कितना है ये 125%। इसका मतलब है कोई चीज 100 थी अब वो 125 हो गई, इसका मतलब उसमें 25% क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, 25% वो इंक्रीज हो गई, है ना।
तो सिंपल बता रहा है भाई 25% ऑफ प्राइजेस इंक्रीजेस इन करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर। 23 प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन। प्राइस इंडेक्स नंबर किस में चेंज मेजर करते हैं? देखो यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं वो रिलेटिव चेंजेस होते हैं। किसी भी दो पीरियड्स में जो कॉमोडिटीज होती हैं, जो गुड्स होते हैं, उनके प्राइसेस में कितना चेंज आया उसे बताता है आपका प्राइस इंडेक्स नंबर। देन आता है आपका डैश हेल्प आउट फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ओवर टाइम। दैट इज इंडेक्स नंबर। ये आपको पता है ना? इंडेक्स नंबर आपको क्या बताता है? कितना परसेंटेज चेंज आया आपके जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है, डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज है, उनके प्राइस में या उनकी क्वांटिटी में, है ना, कितना चेंज आया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंडेक्स नंबर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डैश इंडेक्स नंबर इन विच डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज आर रिकॉर्डेड। अलग अलग आइटम्स की सीरीज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंडेक्स। ठीक है, प्राइस इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स, लीनियर इंडेक्स, ये सारे बहुत इजी होते हैं जिसमें आप कम यूनिट्स लेते हैं, ज्यादा दो वेरिएबल्स लेंगे। पर कॉम्प्लेक्स इंडेक्स में आपको बहुत सारे वेरिएबल्स को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स आपके आज के क्वेश्चंस। मैंने आंसर स्लाइड भी ऐड कर दी है, मैं इसमें हिंदी भी ऐड कर दूंगी। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अफेयर्स विद बिजनेस, जिसमें आप अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को पसंद आया है वीडियो और आप सभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम नए टॉपिक के साथ कुछ और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। Bye bye students, take care of yourselves. Bye bye.